शहर का बड़ा सा क्लब जिसमें आग लगी थी। यह पुलिस डिटेक्टिव गिल जो जहां क्राइम सीन देखने आया था। गिल क्लब के अंदर आता है जहां उसे डिटेक्टिव ली मिलता है। ली उसे मॉनिटर पर कुछ दोस्त दिखाता है जो रूम नंबर 18 में रुके थे। वो क्लब का शो देखने यहाँ आए थे। रूम नंबर 18 में फोरेंसिक वाले गिल को बताते हैं कि इस कमरे में गैस लीक हो रहा होगा और फिर सिगरेट के कारण आग लग गई होगी। कमरे में एक लड़की की लाश थी जिसकी सारी हड्डियां टूट चुकी थी। एक और लाश बुरी तरह से जली हुई थी। गिल सोच रहा था कि यह सब कैसे हुआ होगा। चलिए देखते हैं रूम नंबर 18 में क्या हुआ था। 4 दोस्त बेड पर सो रहे थे कि अचानक फ्रेड जागता है। उसे लगा कि शायद बाहर कोई है और वो अपना फोन हाथ में पकड़े ध्यान से बाहर की ओर देखता है। तभी कमरे में एक कुत्ता नजर आता है। फ्रेड बेड के नीचे उतरकर उसकी तरफ बढ़ता है और बेड से दूर चला जाता है। फ्रेड कुत्ते को पहचान कर रॉकी, तभी उसकी दोस्त नैन्सी जो अब जाग चुकी थी, फ्रेड तुम किससे बातें कर रहे हो? लेकिन फ्रेड का ध्यान तो रॉकी पर था। फिर फ्रेड घूमता है क्योंकि बेड के नीचे से आवाजें आने लगती है। अब फ्रेड सामने देखता है जहां रॉकी गायब था। अचानक फ्रेड को कोई खींचता है और वो चिल्लाता है। उसकी चीखें सुनकर उसके बाकी साथी भी जाग जाते हैं। उसे कोई बेड के नीचे खींच रहा था और उसके दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रेड बेड के नीचे चला जाता है। रिन बेड के नीचे देखता है जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। अब डरी हुई दोनों लड़कियां भागने लगती हैं, लेकिन रिन उन्हें रोककर कहता है कि बेड के नीचे कोई चीज है और हमें बेड पर ही रुकना चाहिए। वो पुलिस को बुलाना चाहते थे, लेकिन उनके फोन दूर पड़े थे। तीनों दोस्त बेड के नीचे देखते हैं और तभी वहाँ से खून निकलता है। तीनों इतना सारा खून देखकर डर जाते हैं और मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन आसपास कोई नहीं था। सैंडी कुछ सोचकर वोडका की बोतल उठाकर खिड़की की तरफ फेंकती है, लेकिन ये क्या, खिड़की का शीशा फिर जुड़ जाता है और बोतल भी अपनी जगह पर वापस आ जाती है। डरे हुए रिन के मुंह से निकलता है, हम बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। कुछ देर बाद सैंडी सिगरेट पीने लगती है, लेकिन रिन उसे रोकता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ साथ तीनों की परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। अचानक चादर में हलचल होने लगती है, जिसे देखकर तीनों दोस्त और भी डर जाते हैं। चादर से कुछ निकल रहा था और रिन खुद को अकेला पाता है। चादर से बाहर आती चीज देख रिन बुरी तरह से डर जाता है। वो खड़ा होकर जंप लगाकर सीलिंग को पकड़ता है क्योंकि बेड से वो उतरना नहीं चाहता था। फिर रिन कुछ देखकर चिल्लाता है और कोई चीज उसे खींचती है। अब रिन पाइप पर लटक रहा था जिसे लगा कि उसके अंदर कुछ है। फिर वो चीज रिन का पेट चीर देती है और रिन का खून दोनों लड़कियों पर गिरता है, या कह लीजिए उन पर रिन के खून की बारिश होती है। कुछ देर बाद दोनों लड़कियां खुद को संभालती है जिनके ऊपर रिन की लाश लटक रही थी। अचानक फर्श पर पड़ा फ्रेड का फोन बजता है जो उसके हाथ से गिर गया था। दोनों लड़कियों की नजर उस पर पड़ती है। सैंडी जल्दी से तकिया उठाती है और दोनों उसे चादर से बांधती हैं। फिर सैंडी किसी तरह फोन को अपने पास लाकर उसे उठा लेती है। वो पुलिस को फोन करने लगती है, लेकिन फोन से उसे चीख सुनाई देती है। फिर वो 3:45 पर अपनी माँ को मैसेज भेजती है, लेकिन वो मैसेज कमरे में पड़े बाकी फोन्स पर जाता है। तीनों फोन्स की आवाज सुनकर नैन्सी, इसका क्या मतलब है? उधर गिल भी अभी तक रूम नंबर 18 में था। वो कमरे में पड़े फोन की आवाज सुनकर उसे उठा लेता है। फोन में 5:43 पर मैसेज आया था जो सैंडी ने भेजा था। गिल ध्यान से मैसेज पढ़ता है। उधर सैंडी और नैन्सी बेड पर थी कि तभी उनका फोन आवाज करता है। सैंडी हैरानी से फोन उठाती है जिस पर 3:45 पर मैसेज था, कौन हो तुम? सैंडी जवाब देती है, मैं सैंडी, रूम नंबर 18 में, पुलिस को बुलाओ। गिल के पास यही मैसेज 5:43 पर आया था। वो ये मैसेज पढ़कर हैरान होता है क्योंकि वो भी रूम नंबर 18 में था। 3:46 पर सैंडी के पास मैसेज आता है, अच्छा मजाक है, मैं भी रूम नंबर 18 में हूँ। सैंडी और नैन्सी दोनों मैसेज पढ़कर हैरान हो रही थी। फिर मैसेज आता है, मैं बताना चाहता हूँ कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालना क्राइम है। मैसेज पढ़कर सैंडी लिखती है, क्या तुम पुलिस वाले हो? गिल लिखता है, हाँ। फिर 5:45 पर गिल को मैसेज आता है, मुझे सच्ची में मदद चाहिए, मैं रूम नंबर 18 में ही हूँ।
गिल लिखता है, साबित करो कि तुम इसी कमरे में हो। तभी गिल अपने ऑफिस फोन करता है ताकि उसकी टीम मैसेज को ट्रेस कर सके और तभी गिल को कोई आवाज सुनाई देती है। वो आवाज की तरफ बढ़ता है और ध्यान से देखता है कि जले हुए बेड के टुकड़े पर सैंडी अपने आप छप रहा था। दरअसल सैंडी ही दूसरी तरफ अपना नाम बेड पर कुरेद रही थी। सैंडी का नाम देखकर गिल भी हैरान था। कुछ देर बाद गिल का फोन अपने आप बजता है और सैंडी का भी। गिल, सैंडी तुम्हारे जहाँ क्या टाइम है? सैंडी टाइम देखकर बताती है 4:05। गिल के पास 6:03 थे। दोनों एक ही जगह पर अलग अलग टाइम देखकर हैरान थे। गिल, क्या तुम बाहर निकल सकती हो? सैंडी थोड़ा सोचकर, हम बेड नहीं छोड़ सकते। वो गिल को बताती है कि अगर हम बेड से उतरे तो मारे जाएंगे। ये सुनकर गिल पूछता है, तुम्हारे साथ और कौन है? सैंडी बताती है कि फ्रेड और रिन मर चुके हैं, अब मेरे साथ सिर्फ नैन्सी है। गिल उसे बताता है कि तुम्हारे कमरे में आग लगने वाली है, तुम्हें बाहर आना होगा। सैंडी, क्या तुम्हें पता है आग कब लगेगी? गिल, मुझे लगता है 5 बजे के आसपास। ये सुनकर सैंडी, क्या ये हमने लगाई थी? तभी गिल को फोन में चीख सुनती है और फोन कट हो जाता है। कुछ देर बाद कमरे में एक औरत आती है जिसे देख नैन्सी माँ कहती है। औरत कहती है, नैन्सी। ये सुनकर नैन्सी खुश हो जाती है जबकि कमरे में कोई नहीं था। नैन्सी के चेहरे को पढ़कर सैंडी, प्लीज मत जाना। औरत, चलो आओ। अब नैन्सी अपनी माँ के पीछे जाने लगती है जो सिर्फ उसे नजर आ रही थी। नैन्सी बेड से उतर चुकी थी और उसकी सारी हड्डियां अपने आप टूटने लगती हैं। नैन्सी एक दर्दनाक मौत मरती है। दूसरी तरफ गिल एक जेल में जाकर एक कैदी औरत से मिलता है। गिल, मुझे बताओ उस रात क्या हुआ था? फिर औरत बताती है कि वो और उसका पति क्लब के रूम नंबर 18 में गए थे, लेकिन वहाँ किसी ने उसके पति को मार डाला और उसकी मौत का इल्जाम मुझ पर लग गया। सब सुनकर गिल, क्या तुम बेड से उतरी थी? औरत, हाँ। गिल उसकी बात से हैरान था। औरत कहती है कि मेरा मानना है कि मेरे पति ने जो जुर्म किया था शायद उसे उसी की सजा मिली है। अब गिल को थोड़ा थोड़ा समझ आ गया था और वो फिर से क्लब की तरफ बढ़ता है। रूम नंबर 18 में जाकर वो सैंडी को फोन करने की कोशिश करता है। उधर फोन की आवाज सुनकर सैंडी उसे उठाती है। गिल कहता है, बेड सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है जिन्होंने कभी जुर्म किया था। अगर तुम निर्दोष हो तो बेड तुम्हें कुछ नहीं करेगा। सैंडी उसकी बात का यकीन नहीं करती। वो लाइटर से खुद को और बेड को जलाना चाहती थी। गिल उसे समझाता है कि बेड तुम्हें यहाँ से जाने का मौका दे रहा है, तभी तो हम फोन पर बात कर रहे हैं। फिर गिल की बात मानकर सैंडी बेड से उतरती है और वो क्लब से बाहर आती है। सैंडी ने कभी कोई जुर्म नहीं किया था, इसीलिए वो आज बच गई थी। कुछ देर बाद गिल, जो रूम नंबर 18 में था, वहाँ बेड और पूरा कमरा फिर से अपने आप पहले जैसा हो जाता है। वो बेड को देखकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन फिर अपने फोन से ली को फोन करता है। ली फोन उठाकर, आप कौन हैं? गिल, ओए मैं गिल। ली थोड़ा हैरान होकर, ये क्या बकवास है? गिल, तुम कैसी बात कर रहे हो? ली, तुम कहाँ हो? गिल बताता है, मैं क्लब में हूँ। ली, हम भी क्लब में हैं। तुम किस कमरे में हो? गिल, 18। ली, मैं भी 18 में हूँ। ये कहकर ली गिल की लाश को ध्यान से देखता है जो उसके सामने पड़ी थी। दूसरी तरफ गिल समझ जाता है कि वो भी अब सैंडी की तरह फंस गया है। गिल को पता था कि वो निर्दोष नहीं है क्योंकि उसने एक लड़के को जानबूझकर मार दिया था। फिर गिल बेड पर बैठता है और खुद को गोली मार लेता है। दरअसल कई साल पहले एक बड़े से पेड़ पर मुजरिमों को लटकाकर मौत की सजा दी जाती थी। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ साथ उस पेड़ को भी काट दिया जाता है और उसकी लकड़ी से बेड तैयार किया जाता है। एक खास बेड जो सिर्फ मुजरिमों को सजा देता था। अंत में चारों दोस्तों में से 3 दोस्तों फ्रेड, रिन और नैन्सी इन्होंने जुर्म किए थे जिसकी सजा बेड उन्हें देता है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।